Friends, today we start topics insulin hormone and oral hypoglycemic drugs. बेसिकली मैं ये टॉपिक को डिवाइड कर रहा हूँ दो पार्ट में। पहले पार्ट में मैं आपको डायबिटिक मिलेटस और इंसुलिन के बारे में बताऊंगा और जो सेकंड पार्ट इसका आएगा उसमें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इट इज ए टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी। नाउ वी स्टार्ट द इंसुलिन। बिफोर गोइंग टू द इंसुलिन का इंपॉर्टेंस क्यों है, वो है डायबिटिक मिलेटस की वजह से। डायबिटिक मिलेटस एक डिसऑर्डर है, हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसको हम पहले पढ़ेंगे, देन उसके बाद में इंसुलिन को देखेंगे। ठीक है, वी आर नाउ कम टू द डायबिटिक मिलेटस। डायबिटिक मिलेटस इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर characterized by the hyperglycemia, glycosuria, hyperlipidemia, negative nitrogen balance एंड सम टाइप कीटोनीमिया। एक क्या है, डायबिटिक मिलेटस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो हमारी कहीं अफेक्टेड हो गई है और उस अफेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन बन जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्लाइकोसूरिया मतलब क्या है, यूरिया यानी कि हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज पोर्शन बढ़ गया है। हाइपरलिपिडेमिया यानी कि हमारे जो बॉडी का ब्लड है उसमें लिपिड क्वांटिटी बढ़ गई है, लिपोप्रोटीन क्वांटिटी बढ़ गई है, हाइपरलिपिडेमिया। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस यानी कि बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाना, दैट इज़ द नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। एंड सम टाइम कीटोनीमिया, कभी कभी ऐसा होता है कि कीटोन बॉडी की क्वांटिटी भी हमारी ब्लड के अंदर बढ़ जाती हैं। और ये सब कैरेक्टराइजेशन जब होती है जिस डिसऑर्डर में, उस डिसऑर्डर को बोलते हैं डायबिटिक मिलेटस। डायबिटिक मिलेटस बेसिकली दो टाइप की रहती हैं, टू मेजर टाइप ऑफ डायबिटिक मिलेटस। फर्स्ट इज द टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलेटस, जिसे हम IDDM बोलते हैं। और टाइप सेकंड क्या है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटिक मिलेटस। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे टाइप फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलेटस। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें बात आपको करूँगा। जो फर्स्ट टाइप की है इंसुलिन डिपेंडेंट, बात ही बता रहा है कि इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है, इंसुलिन की वजह से है। यानी कि इस कंडीशन में जो टाइप फर्स्ट डायबिटिक मिलेटस होगी उसके ट्रीटमेंट में हमें इंसुलिन ही देना पड़ेगा, बिना इंसुलिन के दिए हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। देयर आर द बीटा सेल डिस्ट्रक्शन द पैंक्रियाटिक स्लीट। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, बीटा सेल्स होती है पैंक्रिया की, वो टूट जाती हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। Majority of case are the autoimmune antibodies that destroy the beta cells are detected in the blood। और ये डिस्ट्रॉय क्यों होती हैं कि जो हमारी बॉडी की ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज़ हैं वो बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट कर देती हैं। ये अक्सर दिखाया जाता है, ब्लड के अंदर अक्सर देखा जाता है। और इन ऑल टाइप ऑफ फर्स्ट केस ऑफ सर्कुलेटिंग इंसुलिन लेवल आर लो और वेरी लो। इस जो टाइप फर्स्ट टाइप डायबिटिक मिलेटस में देखते हैं कि इंसुलिन का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और दिस टाइप इज लेस कॉमन डायबिटिक मिलेटस। ये टाइप की जो डायबिटिक मिलेटस होती है बहुत कम होती है। ठीक है, तो किसी कारणवश ऑटोइम्यून डिसीज, ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज से जो पैंक्रियास की बीटा पैंक्रियास सेल्स होती है डिस्ट्रॉय होने के कारण इंसुलिन की सिंथेसिस या इंसुलिन प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाता, जिससे कारण हाइपरग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन बनती है और उसके जैसे कैरेक्टराइज बनते हैं। इस डिसऑर्डर को हम टाइप फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलेटस कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये लेस कॉमन है। अब आते हैं हम टाइप सेकंड में। टाइप सेकंड इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलेटस यानी कि NIDDM। टाइप सेकंड मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, मतलब हम और एजेंट हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के थ्रू उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वो क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलेटस है। देयर इज नो लॉस और मॉडरेट रिडक्शन इन द बीटा सेल्स मास। इसमें देखा जाता है कि ज़्यादातर बीटा सेल के रिडक्शंस नहीं होता है या वो डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। इंसुलिन इन सर्कुलेशन इज लो, नॉर्मल और इवन हाई। कभी कभी देखा गया है कि जो इंसुलिन का सर्कुलेशन है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नो एंटीबॉडी बीटा सेल एंटीबॉडीज डेमोस्ट्रेटेड, और ना ही इसके अंदर हमने देखा कि एंटीबॉडी जो बीटा सेल्स की होती है वो नहीं पाई जाती जैसे कि टाइप फर्स्ट में पाई जाती थी। ठीक है, ऐसे हाई डिग्री ऑफ जेनेटिक डिपोजिशंस यानी जेनेटिकली अगर किसी को है तो उसके जेनेटिकली इस पोजीशन में किसी पेरेंट्स को है तो उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं टाइप सेकंड डायबिटिक मिलेटस के लिए।
ठीक है। अब ये क्यों होती है? 90% केसेस में टाइप सेकंड डायबिटिक मेलिटस ही होती है। तो टाइप सेकंड डायबिटिक मेलिटस है जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस में नाम से लग रहा है कि इसमें हमें हाईली इंसुलिन जरूरत नहीं पड़ती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से भी हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें बीटा सेल डिस्ट्रक्शन नहीं होती है, बस ये या तो इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो वो नहीं हो प्रॉपर अमाउंट रिलीज़ नहीं हो पाती है, रिलीज होती हैं तो अपना प्रॉपर तरीके से इफेक्ट शो नहीं कर पाती हैं। और ये मोस्टली 90% केसेस में जो डायबिटिक होती है वो आपकी टाइप सेकंड डायबिटिक मेलिटस ही मिलती है। टाइप फर्स्ट कम मिलती है, टाइप सेकंड डायबिटिक मेलिटस 90% केसेस में आपको मिलेगी टाइप सेकंड। के कॉज में भी ऐसे क्या कारण हो सकते हैं? पहला ये होता है एबनॉर्मलिटी इन ग्लूको रिसेप्टर ऑफ बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स का रिसेप्टर्स है जिसकी वजह से ग्लूकोज बीटा सेल्स का रिसेप्टर है जो पैंक्रियास की इसलेट सेल्स पर, अब जब ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है उस वजह से वो बीटा सेल का रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन हो जाता है। अब क्या हो रहा है, उस बीटा सेल के रिसेप्टर ग्लूको रिसेप्टर पे एबनॉर्मलिटी हो गई, यानी ग्लूकोज हमारी बॉडी के ब्लड में काफ़ी बढ़ गया है लेकिन वो उस ग्लूको रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है जिससे कि इंसुलिन बाहर से सिक्रेट हो पाए। जब इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट नहीं होगा एबनॉर्मलिटी कारण तो हाइपरग्लाइसेमिया जैसी कंडीशन बनेगी या डायबिटिक मेलिटस जैसी कंडीशन बन जाती है। सेकेंड क्या है, रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू टू इंसुलिन रिडक्शंस इन नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर और डाउन रेगुलेशन ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर्स। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इंसुलिन तो प्रॉपर अमाउंट रिलीज हो रहा है लेकिन जिन सेलों में इंसुलिन एक्ट होता है जिससे कि थ्रू ग्लूकोज कम हो जाए, जैसे कि फैट सेल्स हैं, मसल्स स्केलेटल मसल सेल्स हैं, उस पर जाके इंसुलिन एक्ट होता है। एक्ट होने पे क्या होता है कि इंसुलिन जब वहाँ पर एक्टिवेट करेगा तो जो ग्लूकोज है वहाँ पर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है और जब तक उन ट्रांसपोर्टर को वो एक्टिवेट नहीं कर पाएगा तब तक स्केलेटल मसल सेल और फैट सेल इंसुलिन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। वो एक्टिवेट कब हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन इंसुलिन के थ्रू। लेकिन इंसुलिन जो उन सेल के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर हैं उन पे उनकी रेगुलेशन सेंसिटिविटी क्या हो गई? काफ़ी कम हो गई। काफ़ी कम होने से यानी इंसुलिन का इफेक्ट उन मसल्स की सेल्स पर नहीं पड़ता है और या फिर किसी कारणवश इंसुलिन के रिसेप्टर क्या डाउन रेगुलेशन उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है तो इंसुलिन का प्रॉपर इफेक्ट रिलीज होने के बावजूद भी उन सेल पर, फैट सेल पर और स्केलेटल सेल्स पर प्रॉपर तरीके से नहीं पड़ता जिससे कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन फैट सेल्स के अंदर या फिर स्केलेटल मसल सेल्स में नहीं हो पाता है और जिससे ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। एक ये भी कारण हो सकता है। और लास्ट कारण क्या है? एक्सेस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन यानी ग्लूकागोन, जैसे इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कम करने का काम करता है। अब ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकागोन आर दोज हार्मोन दैट इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, यानी ग्लूकागोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, इंसुलिन कम करेगा। अब कभी ऐसा हो रहा है कि ग्लूकागोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो इंसुलिन उस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ग्लूकागोन ज़्यादा रिलीज होगा तो ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन बनेगी और इतनी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन नहीं कि इंसुलिन से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ये भी कारण हो सकता है। ये तो बात हो गई डायबिटिक मेलिटस की। अब हम इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन इज ए सिंथेटिक इन बीटा सेल्स, सिंथेसिस इन द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक इसलिए एज ए सिंगल चेन पेप्टाइड प्रो इंसुलिन 110 अमीनो एसिड की बनती है। तो इंसुलिन जो सिंथेसिस होता है बीटा सेल और पैंक्रियाटिक में बनता है, जो पहले प्रो इंसुलिन बनता है जो 110 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, जिसमें से 24 अमीनो एसिड्स होते हैं पहले रिमूव हो जाते हैं और 24 अमीनो एसिड रिमूव हो जाते हैं उसके बाद के अंदर प्रो इंसुलिन बन जाता है। अब इस प्रो इंसुलिन में एक चैन होती है, इससे पेप्टाइड चैन होती है जिसमें 35 अमीनो एसिड फिर दोबारा रिमूव हो जाते हैं बाय द प्रोटीलोसिस इन द गोल्गी बॉडी एपिटस। और जब वो रिमूव हो जाएंगे तो उसके बाद में क्या होता है, इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों अलग होकर ग्रेन्यूल सेल्स में स्टोर हो जाते हैं और जब रिलीज होते हैं सी पेप्टाइड अलग रिलीज होगा और आपका इंसुलिन अलग रिलीज होता है। तो यानी कि अगर हम 110 में से 24-35 माइनस करें तो कितना रहेगा 51, यानी 51 अमीनो एसिड का क्या बना होता है? इंसुलिन बना हुआ होता है। अब बात करते हैं इसके इंसुलिन के एक्शन के, क्या क्या करते हैं। इंसुलिन फैसिलिटेट द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, स्केलेटल मसल्स एंड फैट आर हाईली सेंसिटिव। इंसुलिन की वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन है वो स्केलेटल मसल्स में या सेल मेम्ब्रेन के को क्रॉस करके स्केलेटल मसल्स के अंदर या फैट सेल के अंदर ज़्यादा बढ़ा जाता है जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, वो ट्रांसपोर्ट होकर स्केलेटल मसल सेल्स में और फैट्स में बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, इंसुलिन फैसिलिटेट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज इन द लिवर, मसल्स एंड फैट बाय स्टिमुलेटिंग द एंजाइम
ग्लाइकोजन सिंथेटेज। इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है लिवर। तो इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन जो है वो एंजाइम जो आपका ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम है उनकी क्वांटिटी बढ़ा देता है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ने के कारण स्टिमुलेट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर, फैट के अंदर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होने लगती है। ग्लाइकोजन का पोजीशन इसकी वजह से बढ़ जाता है। ऑटोमेटिक ब्लड के अंदर ग्लूकोज या सेल के अंदर ग्लूकोज कम होकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट आल्सो इनेबल द ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन बाई एंजाइम फास्फोराइलेपेज, डिक्रीज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन द लिवर। दूसरा काम ये करते हैं कि लिवर के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन टूटता है और किसमें नहीं होता है, ग्लूकोज में। लेकिन इंसुलिन की वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं टूट पाता है, यानी ग्लाइकोजन मेजर अमाउंट में रहेगा, ग्लूकोज पे चेंज नहीं हुआ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को इनेबल कर देता है, जिसके कारण ऑटोमेटिक ग्लूकोजन ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं, ग्लूकोज की क्वांटिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है कि इंसुलिन इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर। इंसुलिन एक काम और करता है कि जो आपके लिवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना फ्रॉम प्रोटीन से ग्लूकोज का बनना, या फैटी एसिड से ग्लूकोज का बनना, या ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का बनना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को इंसुलिन बंद कर देता है, इनहिबिट कर देता है लिवर के अंदर, जिससे क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, फैटी एसिड का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ग्लिसरॉल का ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या फंक्शन क्या करता है, इंसुलिन इनहिबिट द लिपोलाइसिस इन द एडिपो टिश्यू एंड फेवर द ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। अब इंसुलिन एक काम और करता है कि लिपिड को फॉर्मेशन को ये एडिपोज टिश्यू में नहीं होने देता है, इनहिबिट द लिपोलाइसिस, यानी कि लिपोप्रोटीन ज़्यादा नहीं बनेंगी लिपिड्स के अंदर, और मेनली क्या होंगी, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस ज़्यादा होगी, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में फैट आपका ज़्यादा पाया जाएगा, ना कि लिपोप्रोटीन की फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। एंड लास्ट पर क्या होता है, इंसुलिन फैसिलिटेट द अमीनो एसिड एंट्री and their synthesis into the protein as well as the inhibit the protein breakdown into the muscles and most other cells। अब लास्ट में क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है वो अमीनो एसिड की एंट्री को फैसिलिटेट करता है। इंसुलिन किसी भी सेल के अंदर अमीनो एसिड की एंट्री को बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा अमाउंट में होने लगती है, और ये साथ में प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी ब्रेक कर देता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन पोषण को बढ़ाने के लिए भी एक तरह से इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके इंसुलिन है तो हमारी बॉडी में प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा रहेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम होगा, प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगी। ये तो बात होगी इंसुलिन के एक्शन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंसुलिन अब हमारे जो सिंथेटिकली बायोटेक्नोलॉजिकली बेस्ड बनाए जाते हैं, डिफरेंट एनिमल्स से कुछ यूटिलाइज किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, उन प्रिपरेशन कौन कौन सी हैं आजकल, तो उसके बारे में बात करें। प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन शुड बी गिवन बाय द सबक्यूटेनियस रूट, मेनली डायबिटिक फर्स्ट मेलेटस होती है, डायबिटिक फर्स्ट में हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं, और इंसुलिन जो होती है वो सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। आपने देखा भी होगा कि स्टमक की अपना जस्ट बेली के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसमें हम इंजेक्ट कर देते हैं बाय द इंसुलिन सिरिंज। रेगुलर सॉल्युबल इंसुलिन होता है, एक दूसरा लैंड इंसुलिन होता है जिसमें जिंक के साथ बढ़ती है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा आपका इसोफेन एंड न्यूट्रल प्रोटामिन हाइड्रोजन इंसुलिन होता है, ये भी क्या होता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ इंसुलिन क्या है, मेनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक टाइप फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलेटस में इसलिए यूज़ किया जाता है। और सेकंड क्या, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, मतलब कुछ ऐसी डायबिटिक कंडीशन जिसमें कि कीटोन बॉडी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और कीटोन बॉडी बनने के कारण बहुत ज़्यादा कीटो एसिडोसिस हो जाती है, एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कीटोन बॉडी के कारण। उस कंडीशन में भी हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं ताकि कीटोन बॉडी की क्वान्टिटी हमारी ब्लड में कम हो सके। ठीक है, और उसके बाद डायबिटिक कोमा भी की कंडीशन बन जाती है। तो ये हुआ आपका इंसुलिन। अब सेकंड पार्ट जो होगा उसमें हम बात करेंगे आपके ओरल हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग की। तो मैंने बताया था आपको हम इसमें 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने इंसुलिन के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, इंसुलिन और डायबिटिक मेलेटस के बारे में, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा पार्ट सेकंड हम देंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे ओरल हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग के लिए। वीडियो क्लियर समझ में आया हो लाइक कीजिएगा मेरे, और अपने जितने कलिंग के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।